बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा सेक्शन 91 सीआरपीसी यानी पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, सेक्शन 91, 92, 93, आगे 93 ए बी सी वगैरह, ये तमाम प्रोवाइड करती हैं प्रोसेस प्रोसीजर के एक मुलजिम से या किसी दीगर शख्स से या किसी विटनेस से जिसकी बाबत कोर्ट उसको इंश्योर करना चाहती है, पाबंद करना चाहती है, टू मेक हिम अपीयर ऑन ए स्पेसिफिक डेट, तो उससे बॉन्ड ले सकती है, जमानत ले सकती है विद और विदाउट श्योरिटीज। तो दिस इज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 91 सीआरपीसी। अब अगर एक आदमी जिसकी बाबत कोर्ट को ये इख्तियार है कि उसकी हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए समन या वारंट जारी करे और वो आदमी अदालत में मौजूद है, तो अदालत उससे ले सकती है, बॉन्ड श्योरिटी के लिए पाबंद कर सकती है ताकि वो आइंदा हर डेट पे कोर्ट में हाजिर आता रहे। अब इस पे डिफरेंट केस लॉज, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है अदालत किसी भी शख्स की हाजिरी के लिए। किसी भी शख्स से मुराद ये है जिसकी हाजिरी अदालत की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जुडिशल माइंड अप्लाई करते हुए जरूरी है, तो उसको कोर्ट, चाहे वो मुलजिम हो या चाहे वो मुद्दई हो या चाहे वो पीडब्ल्यू हो, प्रोसिक्यूशन विटनेस हो या कोई और एक्सपर्ट हो, किसी भी शख्स, वर्ड यूज्ड इज एनी पर्सन, तो उसको कोर्ट पाबंद कर सकती है कि वो अपनी जमानत दे, श्योरिटी दे कि आइंदा या फलां मखसूस डेट पे या आइंदा हर डेट पे हाजिर होता रहेगा। दिस इज रिपोर्टेड एज PLD 2009 लाहौर, पेज 590। आमतौर पर जब मुद्दई या मुद्दई के गवाहान जो केस में बतौर PWs पेश होते हैं, दे अपीयर बिफोर कोर्ट इन रेस्पॉन्स टू समन्स, तो कोर्ट उनको कहेगी कि आप, जो जनरल प्रैक्टिस है कि नेक्स्ट डेट पे अपने बेल बॉन्ड्स सबमिट करें, तो उसमें कोर्ट चाहे तो श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी के इतनी श्योरिटीज भी होनी चाहिए साथ उसके, तो कोर्ट केस को अंडर 344 एडजर्नमेंट, सेक्शन 344 के तहत एडजर्नमेंट होती है, तो 344 के तहत एडजर्न करके ताकि नेक्स्ट डेट पे वो अपने उस ऑर्डर की कंप्लायंस करें, अपनी श्योरिटी वगैरह अपने बॉन्ड सबमिट करें। दिस इज रिपोर्टेड एज 2005 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज 505 एंड 1997 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज 1074। जब भी मुलजिम अदालत में पेश होता है तो सेक्शन 91 के तहत उससे जमानत, बॉन्ड वगैरह और या श्योरिटीज या विद श्योरिटीज और विदाउट श्योरिटीज आइंदा हाजिरी यकीनी बनाने के लिए ली जाती हैं। इस पे केस लॉ नोट फरमाइए 2008 YLR, पेज 2840। ये जो सेक्शन 91 है, इसकी प्रोविजंस जो है दोज आर जनरल इन नेचर and are applicable to any person for whose appearance or arrest a court is empowered to issue a summon or warrant, हर उस शख्स के लिए। This is reported as PLD 2006 लाहौर 227। अब एक आदमी मुलजिम है और वो उसकी जमानत हो गई है और जमानत हो चुकने के बाद वो ट्रायल कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा, तो इसका अफेक्ट, इसका कॉन्सिक्वेंस ये नहीं होगा कि ट्रायल कोर्ट उसकी जमानत कैंसिल कर दे, ऐसा नहीं करेगी ट्रायल कोर्ट। हां, उसको पाबंद किया जा सकता है, उसके जो अर्लियर बॉन्ड्स हैं वो कैंसल्ड हो जाएंगे और उसको पाबंद करेगी कोर्ट अंडर सेक्शन 91 के फ्रेश बॉन्ड्स दे। हां, एक बात है कि जो
उसका जामिन था, उसके खिलाफ 514 सीआरपीसी के तहत जामिन की कार्रवाई होगी। दिस इज रिपोर्टेड एज 2008 पेज 2 YLR पेज 2840। सेशन जज साहब जब एक केस की कॉग्निजेंस ले लेते हैं और गवाहान या मुद्दई की या किसी भी शख्स की तलबी के लिए वो प्रोसेस जारी करते हैं, तो उस सूरत में चाहे वो प्राइवेट कंप्लेंट हो चाहे वो स्टेट केस हो, दोनों को इसी सेक्शन के तहत डील किया जाएगा और दोनों पर यही आयद होगी, एप्लीकेबल होगी। सेक्शन 91 तलबी के लिए किसी भी शख्स की। दिस इज रिपोर्टेड एज PND 2006 लाहौर 227। अब अगर एक मुल्जिम अदालत में हाजिर है, ट्रायल कोर्ट सेक्शन 91 के तहत बॉन्ड लेगी। अदालत ये नहीं कहेगी कि आप पहले प्री अरेस्ट बेल करवाएं, फिर ये अदालत का इस्तेकाक नहीं है, ये अदालत के लिए मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात, अगर अदालत ने ऑर्डर नहीं किया सेक्शन 91 के तहत कि बॉन्ड जमा करवाए, तो ये इससे इंफर नहीं होगा कि दैट अक्यूज्ड हैज फेल्ड टू एग्जीक्यूट बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड लेने का हुक्म कोर्ट ने करना है, मुल्जिम ने उसको कंप्लाई करना है। मुल्जिम आज खुद नहीं कहेगा, कोर्ट को चाहिए कि वो सेक्शन 91 के तहत प्रोसीड करे। तो दिस इज रिपोर्टेड एज सेक्शन 1986 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 2359। वुकला साहबान बाजुकात आइडेंटिफिकेशन डालते हैं, शनाख्त डालते हैं शोटीज वगैरह पे या उस पे जो बॉन्ड दिए जाते हैं। तो एक चीज ज़हन में रहे कि जज हो या वकील हो, जो रीजनेबल पर्सन की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है PPC में, तो हर वो शख्स जिसका जो तजर्बा रखता है, जो एक्सपीरियंस्ड है एविडेंस एक्ट के तहत अप्रिशिएट करने का फैक्ट्स को, दैट इज टर्म्ड एज ए रीजनेबल पर्सन। तो जो वुकला साहबान जब शनाख्त करेंगे तो उनको, चूंकि उनके बारे में कानून की एक प्रिजम्पशन है कि वो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और रीजनेबल बिहेव करेंगे, बीइंग रीजनेबल पर्सन, तो उनको भी अपने इस मनसब को कायम रखते हुए पूरी जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। तो दिस इज रिपोर्टेड एज 1969 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 479 लाहौर। अब एक बात है कि किसी गवाह को अगर जबानी आरली ट्रायल कोर्ट हुक्म देती है कि वो अपने बॉन्ड वगैरह सबमिट करवाए, तो क्या इस जबानी हुक्म वैलिड होगा? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल वैलिड होगा, और अगर इसकी तामील ना की, इसकी ओबीडियंस ना की, तो जुर्म बनता है सेक्शन 174 PPC के तहत। इट इज रिपोर्टेड एज 1870 WEIR पेज 87। अब एक बात है कि स्टेट केस है, चलान वगैरह सबमिट हुआ, अब इस्तिगासा आ गया। इस्तिगासा में जो प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट हो गई और कोर्ट ने मुल्ज़िमान की तलबी कर ली सेक्शन 204 के तहत, जिसके तहत की जाती है। तो इसका दो अफेक्ट सामने आएंगे। पहला अफेक्ट क्या है कि कोर्ट हैज फॉर्मुलेटेड opinion that sufficient material exists on the record to proceed against the accused। एक बार तो फिर उसने उसको समन किया,
204 के तहत मुल्ज़मान को। और दूसरा अफेक्ट यह है कि जो ही कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी टू प्रोसीड विद द प्राइवेट कंप्लेंट, तो उस वक्त जो उसका स्टेट केस है उसका स्टेटस हो जाएगा दैट विल बिकम डॉर्मेंट, वो स्लीपिंग पार्टनर हो जाएगा, वो साथ चलेगा लेकिन प्रोसीडिंग इस्तिगासा पर होगी, स्टेट केस पर नहीं होगी। और उसमें फिर तीसरा इफेक्ट क्या है कि उस स्टेट केस में अगर जमानत नहीं भी ली हुई मुल्ज़मान ने, तो उस जमानत को विदहोल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो एक डॉर्मेंट केस है। प्रोसीडिंग तो हो रही है प्राइवेट कंप्लेंट में, और प्राइवेट कंप्लेंट में जब 204 के तहत तलब कर लिया गया मुल्ज़मान को, तो फिर उनसे पहला काम कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट शैल प्रोसीड अंडर सेक्शन 91 ऑफ द सीआरपीसी, और उनको हुक्म फरमाएगी कि बॉन्ड सबमिट करें, उनसे बॉन्ड लेगी आइंदा हर डेट पे अपनी हाजिरी यकीनी बनाने का, विद और विदाउट श्योरिटीज। सो दिस इज रिपोर्टेड एज सेक्शन PLJ 2014 क्रिमिनल केसेस लाहौर, पेज 418। और ये सेक्शन 91 जिसके तहत बॉन्ड वगैरह लेना है, उसका तरीकाकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन इट्स जजमेंट रिपोर्टेड एज (2014) SCMR 1762 and 2005 SCMR पेज 184 कंप्लीट, उसका इन दो जजमेंट्स में कंप्लीट तरीकाकार इस्तिगासा के बारे में बयान कर दिया। हमारे लिए पैरामीटर्स, गाइडलाइंस एपेक्स कोर्ट ने मुतय्यन फरमा दिए। अब मुख्तसरन उनका जायजा ले लेते हैं। पहली बात यह कि कोर्ट जब 204 के तहत मुल्ज़मान को तलब करेगी तो नेक्स्ट प्रोसीडिंग सेक्शन 91 के तहत उनसे बॉन्ड वगैरह लेगी। अब जब मुल्ज़मान को तलब किया गया है, यहां पर एक नाइसिटी है, इसको समझने की जरूरत है। जो सेक्शन 204 है और सेक्शन 497(1) है सीआरपीसी, इनको कंफ्यूज ना किया जाए आपस में। वो कैसे? वो इस तरह से कि जब इस्तिगासा एडमिट होता है, जिसको पॉपुलरली हम कहते हैं इस्तिगासा एडमिट हो गया और 204 की कार्रवाई हुई, तो उसके लिए कार्रवाई करने के लिए, फार्मूलेट करने के लिए ओपिनियन ट्रायल कोर्ट की क्या जरूरी है? व्हेन द कोर्ट इज कन्विंस्ड दैट सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल एग्जिस्ट प्राइमा फेसी ऑन द रिकॉर्ड, तो फिर ही कोर्ट उनको तलब करेगी, फिर ही एडमिट करेगी और 204 के तहत नोटिस करेगी तलबी के लिए। अब इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना, इसको ये नहीं तस्वर किया जाना कि कोर्ट हैज कम टू ए सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन कि ये गिल्टी है मुल्ज़मान, इससे ये नहीं किया जाना। जैसे सेक्शन 497 सब क्लास 1 सीआरपीसी में रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट टू बिलीव, दोनों के अलग अलग स्फेयर हैं, दोनों का अपना अपना एक दायरा अमल है, डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई हो रहे हैं। वो एक बेल के पैरामीटर में, एक टेंटेटिव असेसमेंट के लिए मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड उसकी बाबत, जबकि ये ट्रायल कमेंस करने के लिए कि प्राइमा फेसी बादी नजर में बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट ये मटेरियल है कि इनको इसका ट्रायल किया जाए, अल्जामात ऐसे बेसरस नहीं। तो ये दो चीजें इनको डिफरेंशिएट रखना चाहिए ज़हन में। अब जब अदालत ने 204 के तहत तलब किया तो वहां पे बजरिया समन किया, तो एक इंटेंशन सामने नजर आ रही है कि किसी किस्म की रेस्ट्रेंट प्लेस करने का कोर्ट के इरादा नहीं है। लेकिन जब एक वारंट के जरिए बुलाया गया तो उसमें यह एप्रीहेंशन हो सकता है किसी शख्स के ज़हन में
कि मुझे 204 के तहत बजरिया वारंट बुलाया गया, तो उसमें दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो जिसको बुलाया गया, अगर उसको कुछ ज्यादा खदशा है अपने रेस्टोरेंट या गिरफ्तारी के वगैरह का, तो फिर वो प्री अरेस्ट बेल करवा ले। लेकिन अगर वो प्री अरेस्ट बेल नहीं करवाता और ट्रायल कोर्ट ने उसको 204 के तहत बुलाया हुआ है, तो वो चला जाए और कोर्ट में जाके अपनी अपीयरेंस दे। अब अपीयरेंस देने का क्या मकसद है? Once a person in response to summoning order of the court appears before the court, तो यहां पे एक चीज क्लियर होगी, he has surrendered himself before the court of law। अब कोर्ट ऑफ लॉ के सामने एक बंदा वॉलंटियर होके आ गया, तामील वॉलंटियर किसमें? इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर, अदालत के हुक्म की तामील कर दी, अदालत ने बुलाया, वो हाजिर हो गया। सो ही हैज सरेंडर्ड हिमसेल्फ। तो उस पर रेस्ट्रेंट का कोई जवाब बनता नहीं है, उसे बांड ही लेना बनता। शॉर्टीज मुकर्रर कर लें, कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द ऑफेंस, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद सेक्शन 92 प्रोवाइड करती है कि जब कोई शख्स जिसने सेक्शन 91 के तहत बॉन्ड वगैरह दिया और उसकी ब्रीच कर दी, खिलाफ वर्जी कर दी, अब बॉन्ड तो दिया था, दैट वाज ए श्योरिटी, दैट वाज एन अंडरटेकिंग, जमानत कि मैं हाजिर हूंगा, अब हाजिर नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? ब्रीच हो गया, वायलेशन हो गया, खिलाफ वर्जी हो गई। तो फिर उसको he can be arrested under section 92 of CRPC। एक बात कि बॉन्ड सिर्फ वही अदालत ले सकती है जिसको किसी मुलजिम या किसी गवाह या किसी भी दीगर शख्स को समन करने का या वारंट के जरिए बुलाने का इख्तियार है। बॉन्ड सिर्फ वही कोर्ट ले सकती है। इस पे आप केस लॉ नोट फरमाइए, AIR 1919 इलाहाबाद पेज 158। और जो मैंने गुजारिश की कि जब 91 के तहत जो अश्योरेंस दी थी, जमानत दी थी, उसकी खिलाफ वर्जी हो गई और मुलजिम हाजिर नहीं हुआ, तो फिर 91 के तहत गिरफ्तार। इस पे केस लॉ नोट कीजिए, 1989 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 2082। पावर टू अरेस्ट नेवर एब्सोल्यूट। जो गिरफ्तारी का पावर्स हैं, इख्तियारात हैं, ये कभी एब्सोल्यूट नहीं होते, ये सिचुएशनल होते हैं। कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। अरेस्ट किसी बंदे की महज इस वजह से नहीं हुक्म किया जा सकता कि ना वो जेल पर है और ना वो बेल पर है, और जबकि वो ट्रायल कोर्ट में पेश हो रहा है, तो इस बुनियाद पे अरेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कोई पावर का प्रॉपर इस्तेमाल तस्वर नहीं है। किसी जो अरेस्ट है किसी भी शहरी की, इट मस्ट बी टेकन टू बी ए लास्ट रिजॉर्ट। किन के खिलाफ? जो डिलिंक्वेंट पर्सन है, जो अपने आप को सरेंडर नहीं करते कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। अब एक आदमी ने सरेंडर किया बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, तो लॉ का यही मंशा है, तो उससे फिर बॉन्ड ले लेना चाहिए। It is reported as 1991 Allahabad CIV-J-451, sorry। सेक्शन 93 CRPC, जो भी समन्स, वारंट्स, नोटिस, यानी जितने भी प्रोसेस के मोड्स हैं, समनिंग प्रोसेस के जितने भी मोड्स हैं, उनको डील करती है। अब एक 93A CRPC, जब कोई पाकिस्तान से बाहर है मुलजिम और उसको समन करना है, तो विद द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोर्ट कायम की गई है, वो फॉरेन मैटर्स को डील करती है। फॉरेन उसकी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज होती है और उसके जरिए से
वो सम्मन रवाना किए जाते हैं उस कोर्ट को जिस कोर्ट की हदूद में वो आदमी रह रहा है, जिस मुल्क की वो जहां रह रहा है, जौन सा भी मुल्क है, उसकी जो रिहाइश है वो जिस मैजिस्ट्रेट की हदूद में आती है उसको सेंड करेगी। और सेम 93B CRPC, 93A जो है वो समन वगैरह नोटिस वगैरह के लिए है, और 93 वारंट जब भेजना है। तो तरीकाकार वही है, पाकिस्तान से बाहर अगर वारंट भेजना है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी के जरिए फॉरेन जुरिस्डिक्शन वाली स्पेशल कोर्ट कैम शुदा है उसके जरिए से वारंट भेजा जाएगा। और इन दोनों की जो एग्जीक्यूशन है, इनकी तामील जो करवाई जानी है, तो वो उसी तरीके से होगी जैसे पाकिस्तान में एक कोर्ट ने दूसरी कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट कोर्ट को समन किया, भेजे हैं या वारंट भेजे हैं या नोटिस भेजे। अब 93C जो है वो इस तरह से है कि अगर पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क से पाकिस्तान के अंदर मौजूद किसी मुलजिम की तामील करवानी है बजरिया समन या वारंट या नोटिस, तो वो जैसे यहां से जाते हैं उसी तरीके से वो यहां भेजेगी और आगे प्रोसेस होगा। एंड दिस प्रोसीजर शैल बी डेल्ट as the procedure provided by sections 85 and 86 of CRPC. Thank you very much. I'm grateful for your regular comments. Keep viewing, keep watching. Allah Negeba.